जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। तो हम लोग अभी थ्योरी क्लास में पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म यानी चुंबक चैप्टर। और एसी फंडामेंटल का कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था। लगभग 300 प्लस क्वेश्चन देख लिए थे, 414 क्वेश्चन था। तो आज हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे एसी फंडामेंटल का, जो आपका बुक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें 330 क्वेश्चन तक आपका हो गया था। 331 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे, ठीक है। 331 यहाँ से लेकर के 400 तक क्वेश्चन तक हम लोग को बनाना है, फिर इस चैप्टर का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आपका चुंबक चैप्टर चल रहा है, वो चैप्टर खत्म होगा, वैसे ही फिर उसका क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपका धीरे धीरे पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा यूट्यूब पे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय बर्बाद ना करके। पहला क्वेश्चन है 31। एसी परिपथ में धारा की दिशा। परिपथ कैसा है जी? एसी। तो एक शब्द याद रखिएगा आप लोग, परिपथ का मतलब होता है कि एक क्लोज सर्किट, बंद होना चाहिए जिसे धारा प्रवाहित हो। तो धारा की दिशा पूछ रहा है, इसका मतलब है कि सर्किट क्या है जी? क्लोज है, बंद है। ये एक्स्ट्रा हो गया। बट क्वेश्चन के अनुसार एसी के बारे में हमें जानकारी पूछा जा रहा है। एसी के बारे में, तो एसी का आप लोग जानते होंगे, जो ग्राफ होता है या इस ढंग से होता है, साइनोसॉइडल होता है। यदि इधर करंट है और इधर आप समय दे रहे हैं, टाइम, ठीक है, तो समय के साथ विद्युत धारा की दिशा क्या होगा और परिमाण क्या होगा, ये आप लोग जानते होंगे कि सबसे अधिकतम वैल्यू होता है ग्राफ का, ये वाला। इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान, ठीक है। और ये निगेटिव में अधिकतम होता है। ये पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल। तो जैसे जैसे इधर हम लोग समय बढ़ेंगे, तो देखिए हर एक बिंदु पर विद्युत धारा का परिमाण बदल रहा है। यहाँ पे 0 था, फिर बढ़ा, समय इधर बढ़ा तो फिर कुछ बढ़ा, फिर यहाँ आया। यानी इसी तरह से हर एक समय पर इसका मान क्या हो रहा है। और दिशा भी ऐसे था, दिशा फिर ऐसे, यानी हर एक समय पर दिशा भी क्या हो रहा है जी? बदलते जा रहा है। यानी पल पल, ये जो एसी का दिशा होता है समय के साथ, यानी पल पल का मतलब क्या होता है जी? समय। तो ऑप्शन ए कहता है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। देखिए, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर तो होता है, बट इससे बेहतर ऑप्शन हम खोजेंगे। कहता है हमेशा एक दिशा होती है, तो यह आपका डीसी के लिए होता है, एसी के लिए नहीं होता है। पल से पल में बदलती रहती है। तो क्या है जी? पल से पल में। तो पल से पल, यहां पल का मतलब होता है समय। क्या जी? समय से समय में क्या होता है जी? बदलती, हर एक पल, हर एक क्षण। इस पल पे कुछ और है, इस पल पे कुछ और है, यानी हर एक क्षण ये क्या हो रहा है जी? बदल रहा है। तो यही आपका एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है कि समय समय पर यह क्या होता है जी? दिशा और परिमाण बदलते रहता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अधिस अधिष्ठापन। अधिष्ठापन का मतलब यहाँ पे क्या दिया जी? इंडक्शन। इंडक्शन, तो आप लोग जानते हैं कि इंडक्शन जो होता है इस कॉइल में होता है। इंडक्शन का प्रोसेस क्या होता है जी? एक कॉइल यदि हम लोग लेते हैं, इस पे क्या करते हैं जी? वाइंडिंग कर देते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या उत्पन्न होता है जी? इंडक्टेंस। इससे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस भी कहते हैं, इसमें उत्पन्न हो जाता है क्या जी? इंडक्टेंस एल। वही आपको पूछा जा रहा है कि अधिष्ठापन, इंडक्शन की इकाई क्या होती है। तो L4 यहां इंडक्शन समझेंगे, इंडक्टेंस। क्लियर? इंडक्शन से क्या होता है जी? इंडक्टेंस होता है। तो उसी इंडक्टेंस का आपका यूनिट पूछा जा रहा है, तो यूनिट क्या होता है जी? हेनरी होता है। हेनरी होता है। वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? देखो, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी बी बराबर फॉर्मूला होता है आपका
फाई बाई ए, फाई का मात्रक होता है आपका वेबर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ये आपका किसके लिए हो जाएगा जी? फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स घनत्व। ये किसके लिए जी? फ्लक्स घनत्व। वेबर आप जानबे करते हैं जी, फ्लक्स का ऐसा है मात्रक, फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर। और एम्पियर टर्न ये क्या था जी? एटी। एम्पियर टर्न किसका मात्रक होता है? तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल। चुंबकीय वाहक बल जिसे हम लोग बोलते हैं एम एम एफ। तो एम एम एफ बराबर होता है एन आई, फॉर्मूला ये क्या होता है जी? एन आई। तो एन मतलब होता है टर्न, फेरों की संख्या, आई मतलब एम्पियर, इसीलिए इसका यूनिट क्या होता है जी? एम्पियर टर्न, एटी। एटी मतलब क्या जी? एम्पियर टर्न। कोई कहेगा कि सर आप पहले एम्पियर लिख दिए। अरे बेवकूफ, इसको आई एन लिखो या एन आई लिखो, एक ही चीज है, गुना में। अरे इसको आई एन लिख सकते हैं, इसलिए एम्पियर टर्न लिखे। बोला जाता है यही एम्पियर टर्न, ए पहले टी बाद में, बोलचाल की भाषा में, इसीलिए सहूलियत होता है एम्पियर टर्न बोलने में। तो चारों चीज के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए। और इंडक्शन का क्या होता है जी? हेनरी। जिस तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ होता है, उसी तरह से इस क्वेश्चन का चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ये एमएमएफ क्या है जी? जिस तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ होता है, उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है जी? एमएमएफ होता है। ठीक है, तो वही चीज एमएमएफ का वहां पर क्या होता है? यूनिट एम्पियर टर्न, और फॉर्मूला होता है एन आई। और फॉर्मूला होता है एमएमएफ का, हम लोग चुंबक चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं। एमएमएफ बराबर होता क्या है जी? एमएमएफ बराबर क्या होता है बताओ? फाई एस। सर ये कैसे फाई एस? तो कुछ नहीं, आप ही लोग बताइए। ईएमएफ बराबर क्या होता है? भी ईएमएफ बराबर आई आर, ये ना होता है जी विद्युतीय सर्किट में। उसी तरह से चुंबकीय सर्किट में एमएमएफ, एन आई। आई किसके समान? फाई के समान। आर किसके समान? एस के समान। ये हो गया विद्युत सर्किट के लिए, और ये हो गया चुंबक सर्किट के लिए, यानी मैग्नेटिक सर्किट के लिए। ये चीज सब हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं अभी चुंबक चैप्टर में, जो आपका डेली रात के 8 PM से चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, एक संधारित्रीय ऊर्जा को संचित करता है। संधारित्र ऊर्जा को संचित करता है। देखिए तीन चीज ही हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल में, और उसी से पूरा इलेक्ट्रिकल आपका समाप्त हो जाता है। एक पढ़ते हैं रेसिस्टर, एक पढ़ते हैं इंडक्टर, और एक पढ़ते हैं कैपेसिटर। बाद बाकी इसी तीनों से सब कुछ बनते हैं, बनाते हैं। लोड आपका तीन ही टाइप का होता है, रेसिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो लोड होते हैं ये तीन ही टाइप के होते हैं, रेसिस्टर, इंडक्टिव, कैपेसिटिव। ठीक है, प्रतिरोध और प्रेरकत्व, प्रेरक और संधारित्र। तो ये जो प्रतिरोध होता है ना जी, यह ऊर्जा को क्या करता है ना? डेसिपेट करता है, ऊर्जा देता है। यह ऊर्जा क्या करता है जी? देता है। ठीक है, मतलब प्रतिरोध वाला जितना भी आपका डिवाइस रहेगा, जैसे आपका विद्युत इस्त्री हो गया, वो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है। जब हम लोग गर्म करते हैं, क्या करते हैं जी? गर्म करते हैं आयरन को, तो उससे उष्मा प्रदान होता है, मतलब ऊर्जा हम लोग को दे रहा है। हीटर का बात, जिस पे आप लोग खाना बनाते हैं, ऊर्जा को क्या करता है जी? डेसिबेट करता है, बाहर की ओर देता है। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर ये अपने में ऊर्जा को संचित कर लेता है। ये ऊर्जा को क्या कर लेता है जी? स्टोर कर लेता है। तो वही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, जो एक संधारित्र होता है ऊर्जा को तो संचित करता है, क्वेश्चन ने करा है संधारित्र ऊर्जा को संचित करता है। तो कहा कौन सा ऊर्जा को संचित करता है? तो एल और सी दो ही चीज ऊर्जा को संचित करता है। तो सी कौन सा ऊर्जा को संचित करता है और एल कौन सा ऊर्जा को संचित करता है? तो सी कैपेसिटर। तो कैपेसिटर होता है किसमें जी? विद्युतीय क्षेत्र में। तो यह विद्युतीय क्षेत्र ऊर्जा को क्या करता है जी? संचित करता है। और ये क्या जी? चुंबकीय ऊर्जा, यानी यह चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या जी? विद्युतीय क्षेत्र।
यह विद्युत क्षेत्र में और एल क्या जी, चुंबकीय क्षेत्र में। और ये ऊर्जा क्या करता है जी, देता है। ये दोनों डिवाइस ऊर्जा को संचित करता है, प्रतिरोध ऊर्जा को देता है। इतना ही होता है। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? और यदि प्रेरकत्व रहता तो कौन सा हो जाता जी, चुंबकीय, मैग्नेटिक फील्ड। अगला क्वेश्चन, एक उपभोक्ता के लिए सामान्यतः सबसे ज्यादा किफायती शक्ति गुणांक क्या है? एक शब्द समझिए, किफायती का मतलब क्या होता है? कम खर्चीला, कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला। तो देखिए, पावर फैक्टर का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा, जैसे पावर फैक्टर का मान 1 है, तो यह सबसे अच्छा पावर फैक्टर होता है, सबसे अच्छा पावर फैक्टर होता है। और यह आइडियल प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में संभव है। बाद बाकी वन पावर फैक्टर का रेंज कितना होता है? तो 0 से 1 तक होता है। पावर फैक्टर का रेंज कितना होता है जी? 0 से 1 तक होता है। तो इस चारों ऑप्शन में आपको सबसे अधिक वैल्यू, किफायती मतलब कम खर्च करने वाला, मतलब अच्छा पूछ रहा है। सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा मतलब क्या जी? कम खर्च वाला, कम खर्च वाला। सबसे अच्छा व्यक्ति जो कम खर्च कराता हो, कम खर्च वाला आपका पूछा जा रहा है। तो सबसे किफायती जो पावर फैक्टर होगा, इसमें सबसे अधिक वैल्यू कहां दिखाई दे रहा है? तो सबसे अधिक वैल्यू कहां दिखाई दे रहा है जी? ऑप्शन नंबर ए में। तो सबसे अधिक किफायती, सबसे अधिक अच्छा, यानी किफायती पावर फैक्टर, कम खर्चा पावर फैक्टर वाला क्या होगा? 0.95। 0 पॉइंट कितना जी? 95। ऑप्शन में यदि 1 रहता तो 1 वाला सबसे अच्छा होता। क्लियर? तो एक उपभोक्ता के लिए सामान्यतः 0.95 जो शक्ति गुणांक है, वो सबसे ज्यादा किफायती शक्ति गुणांक होगा। तो आपके घर में पावर फैक्टर जितना ज्यादा रहे, वह आपके लिए बिजली बिल उतना ही कम देगा। याद रखेंगे। कहेंगे सर ऐसा क्यों? सर ऐसा क्यों? क्योंकि पावर का जो आपका फॉर्मूला होता है VI cos फाइव, VI cos फाइव। तो कहिए पावर आपको ज्यादा कब मिलेगा? वोल्टेज और करंट आपका फिक्स है। पावर आपको, सपोज दैट कि वोल्टेज आपका 20 है और करंट 10 एम्पियर है। V बराबर है 20 और I बराबर है कितना जी? 10 एम्पियर, ये V वोल्ट। और पावर फैक्टर का बात करते हैं। पहला केस में, पहला केस में cos फाइव इजकल टू क्या जी? 1 है। दूसरा केस में cos फाइव इजकल टू क्या जी? 0.9 है, 90। और तीसरा केस में cos फाइव इजकल टू 0.80 है। ठीक है। हाँ, लीडिंग लैगिंग आप जो देखे थे, पश्चवर्ती और अग्रवर्ती, यह डिपेंड करता है कि आपका लोड इंडक्टिव है कि कैपेसिटिव है। कहेंगे कि सर आप इसका मतलब नहीं समझाए। पश्चवर्ती मतलब क्या है जी? लोड इंडक्टिव है, मतलब पंखा है, पंखा वाला क्वाइल वाला लोड है। और अग्रवर्ती मतलब कैपेसिटिव लोड है, कैपेसिटिव लोड है, घर का लोड। तो ये पश्चवर्ती का मतलब क्या हो गया जी? पंखा वाला लोड है। और ये अग्रवर्ती का मतलब कैपेसिटिव लोड है। कैपेसिटिव लोड का लीडिंग पावर फैक्टर और इंडक्टिव लोड का लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, तो अब खुद कैलकुलेट कर लीजिए। पहला केस का यदि बात करेंगे तो गुने में 1 रखें तो कितना आएगा पावर? सर 200 वाट आएगा। क्लियर है? लेकिन ये पहला केस, दूसरा केस का आप चेक कर लीजिए। P बराबर 20 गुने 10 और गुने में कितना? यदि पावर फैक्टर 9 है, 0.9 है, तो कितना आएगा? सर 200 और गुने 0.9, तो पॉइंट को हटा दीजिए तो 20 गुने 9, 9 दूना 18, सर 180 वाट आया। देखिए पावर फैक्टर लो रहने का क्या डिसएडवांटेज हुआ? यदि आपका पावर फैक्टर 0.9 है तो 180 वाट आपको मिलेगा। यदि आपका पावर फैक्टर इकाई है तो कितना वाट मिलेगा? 200 वाट मिलेगा। यदि पावर फैक्टर 0.8 रहेगा तो और आपको कम शक्ति मिलेगा।
तो इसीलिए सबसे किफायती सबसे सस्ता पावर फैक्टर आपके लिए क्या हुआ? सबसे सस्ता यानी अच्छा पावर फैक्टर आपके लिए जिसका वैल्यू जितना ज्यादा है 0.95 हुआ। क्लियर है? ये कैलकुलेशन से भी पता चल गया। आपका घर का वोल्टेज करंट इतना मान लिए सपोज करके पावर फैक्टर का वैल्यू कम होते जाएगा, आपको कम पावर मिलता जाएगा। क्या देख रहे हैं? वोल्टेज करंट तो उतना ही आपको पावर कम मिल रहा है, यानी काम कम हो रहा है और बिजली की खर्चा ज्यादा हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर क्या होता है? फिर आ गया प्रेरक। विशुद्ध मतलब क्या जी? प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर। तो प्योर इंडक्टर का जो पावर फैक्टर होता है, प्योर इंडक्टर का पावर फैक्टर क्या होता है जी? शून्य होता है। प्योर शुद्ध शुद्ध का पावर फैक्टर क्या होता है जी? शून्य होता है। इसका कारण क्या है? पावर फैक्टर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है जी? cos फाइव। और प्योर इंडक्टर के लिए फाइव का मान कितना होता है जी? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 0। 0 के साथ क्या होगा? लैगिंग है, इंडक्टिव है तो लैगिंग हो जाएगा। बट ऑप्शन में ऐसा है नहीं, तो क्या हो जाएगा जी? शून्य। को बताए थे सिविल वाला फॉर्मूला याद रखिए। सिविल एल में करंट पीछे होता है और सी में करंट आगे होता है, लेकिन सबके लिए पावर फैक्टर का मान क्या होता है जी? 90 डिग्री। ये प्रूफ करके हम लोग एसी फंडामेंटल का थ्योरी जो पिछले क्लास में आप देख लीजिएगा, सबका प्रूफ करके लाए हुए हैं। फाई का मान 90 डिग्री होता है, दोनों में फेज अंतर, बट ये लैगिंग होता है और ये लीडिंग होता है, केवल यही अंतर है। इकाई किसका पावर फैक्टर होता है? शुद्ध प्रतिरोध का। शुद्ध प्रतिरोध का पावर फैक्टर इकाई होता है। अनंत पावर फैक्टर होता नहीं, पावर फैक्टर रेंज 0 से 1 तक ही होता है, तो अनंत वैल्यू कोई। और ये डिपेंड करता है 0.7। अब कैसा डिवाइस, अलग अलग डिवाइस का अलग अलग होता है, तो इससे कोई मतलब है नहीं। अगला क्वेश्चन। 3 फेज इन्वर्टर के प्रचलन की विधि क्या है? 3 फेज इंडक्टर के प्रचालन विधि कितना होता है जी? 120 डिग्री। आप लोग जानते हैं 3 फेज में फेजों का अंतर कितना होता है? 120 डिग्री। 3 फेज में फेजों का अंतर कितना होता है जी? 120 डिग्री। क्लियर है? 3 फेज में फेजों का अंतर कितना होता है जी? आपका 120 डिग्री। 3 फेज में फेजों का अंतर कितना होता है जी? 120 डिग्री। किसी का कोई समस्या तो बोलेगा। अगला क्वेश्चन। हाँ, इसी में कोई आपको पूछेगा कि सिंगल फेज में, तो सिंगल फेज होता नहीं, एक्चुअल में 2 फेज होता है। तो 2 फेज में जो फेज अंतर होता है ये कितना होता है जी? 90 डिग्री। चलिए, 120 वोल्ट और 12 एम्पियर की एक 60 साइकिल वाली एसी सर्किट में डॉट डॉट का ट्रू पावर वैल्यू होता है। यह क्वेश्चन में जो हमें ट्रू पावर, तो हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं पावर का, P बराबर वी आई कॉस फाइव, एसी का यदि बात कर रहे हैं तो एसी का यदि बात कर रहे हैं तो ये जो लिखते हैं P बराबर वी आई कॉस फाइव, तो एक्चुअल में यह P बराबर V क्या होता है जी? वी आर एम एस होता है। और ये I क्या होता है जी? आई आर एम एस होता है इंटू कॉस फाइव। यह होता है एक्चुअल में। यह होता है क्या जी? एक्चुअल में। अब है कि इसमें इस क्वेश्चन में यह कहा नहीं गया है कि आपका लोड जो है कैसा है, प्योरली इंडक्टिव है, प्योरली कैपेसिटिव है, प्योरली रेसिस्टिव है। तो हम यह मान के चलते हैं कि ये लोड जो है क्या है जी? रेसिस्टिव मान लेते हैं, क्योंकि पावर फैक्टर का वैल्यू तो दिया है नहीं, पावर फैक्टर का वैल्यू दिया है नहीं, तो रेसिस्टिव लोड मान लेते हैं। तो उस केस में पावर फैक्टर यानी cos फाइव का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये जो आपका वैल्यू दिया गया है 120 वोल्ट, तो ये भी मैक्स दिया गया है। 120 वोल्ट अधिकतम वोल्टेज दिया गया इतना, और आई मैक्सिमम कितना दिया गया है? 12 एम्पियर दिया गया है।
हम लोग जानते हैं आरएमएस का फॉर्मूला, तो यहां से यदि आप P बराबर लिखेंगे तो वी आरएमएस बराबर क्या होता है जी? वी आरएमएस बराबर होता है क्या? Vm/√2 Vmax बाई रूट टू। इस फॉर्मूला को और अच्छा से लिख सकते हैं, V लिखते हैं ऊपर से P बराबर VI cos फाइव। तो एक्चुअल में यह होता क्या है? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, ठीक है। फिर P बराबर वी आर एम एस होता क्या है? Vm बाई वी मैक्स बाई रूट टू इंटू आई मैक्स बाई रूट टू आई इंटू कॉस फाइव का वैल्यू कितना लिए हैं जी? 1 लिए हैं। वी मैक्स है कितना जी? 120 बट्टे में या रूट टू इंटू 12 बट्टे में क्या जी? √2। ये √2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 120 गुने 12 और बट्टे में कितना जी? 2। ये से ये काट दो, ये 6 आ जाएगा। तो 12×6 = 72, कितना आ जाएगा? 720 वाट। कितना आ जाएगा जी? 720 वाट। 720 वाट किसमें है जी? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या जी? सी। क्लियर? किसी को कोई समस्या तो बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, कोई बनाइए तो अगला क्वेश्चन क्या होगा? कोई बताइए अगला क्वेश्चन का क्या जवाब देंगे आप लोग? बहुत आसान क्वेश्चन है। एक साइनोसॉइडल करंट का फॉर्म फैक्टर 1 है। देखिए फॉर्म फैक्टर पर फॉर्मूला FORM, फॉर्म फैक्टर बराबर KF। क्या होता है? देखो FORM है, तो RM का मतलब आप लोगों को समझाए थे क्या समझने के लिए? RMS। तो ऊपर में क्या लिख देंगे? RMS मान। अब बट्टे में जब RMS हो गया तो क्या था जी? औसत। औसत मान। अब क्वेश्चन में दिया है कि फॉर्म फैक्टर है कितना? 1 है। तो यह 1 है बराबर, क्वेश्चन में दिया है औसत मान 20 एम्पियर है, तो ऊपर में लिख दो आरएमएस मान। औसत मान की जगह पर कितना दिया क्वेश्चन में जी? 20 एम्पियर। अब पूछ रहा है क्या? आरएमएस मान पूछ रहा है, तो कोना कोनी गुना कर दो, ये मल्टीप्लाई कर देंगे कोना कोनी, तो आरएमएस मान बराबर क्या आ जाएगा जी? 1 गुने 20 बराबर कितना? 20 एम्पियर। अरे जब फॉर्म फैक्टर 1 हो, आसान तरीका है, सब करने की जरूरत नहीं है। जब फॉर्म फैक्टर 1 हो तो औसत मान और आरएमएस मान दोनों बराबर होते हैं। जब फॉर्म फैक्टर 1 हो तब औसत मान तथा आरएमएस मान क्या होते हैं जी? बराबर होते हैं। क्लियर? ध्यान में रहेगा। जब फॉर्म फैक्टर 1 हो तब औसत मान तथा आरएमएस मान दोनों क्या होते हैं जी? बराबर होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन, यदि एक साइन तरंग एसी, यदि एक साइन तरंग एसी वोल्टेज का अधिकतम मान 10 वोल्ट है, वी मैक्स बराबर दिया है कितना जी?
कलर चेंज कर दे, चमक रहा है, क्या ये भी चमक रहा है, क्या ये भी चमक रहा है, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। ये भी ठीक चल रहा है, चलो इसी से काम करते हैं। तो वी मैक्स आपका दिया है कितना जी, 10 वोल्ट। तो इसका आरएमएस मान क्या होगा? अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया जी। वी आरएमएस बराबर क्या होता है? वी एम बाई √2 बराबर 0.707, 1/√2 0.707 ही होता है जी, यही नहीं होता है। तो 0.707 गुने 10 बराबर 7.07 वोल्ट इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। देख लेना, कहीं मेरे से गलती उलती हुआ होगा तो सुधार कर लेना जी। यदि एसी सर्किट में 40 ओम प्रतिरोध है, लिख जो कहता वो लिख दो। आर बराबर कितना दिया है जी? 40 ओम। 90 ओम का प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात और 60 ओम का कैपेसिटी प्रतिघात है। देखो, प्रेरणिक प्रतिघात का मतलब होता है XL और कैपेसिटी प्रतिघात का मतलब होता है XC। तो क्वेश्चन में दिया है XL बराबर 60 ओम और XC बराबर दिया है सॉरी 90 ओम दिया है जी, ओम है प्रतिरोध, 90 ओम प्रेरणिक प्रतिघात है, XC बराबर दिया है 60 ओम। तो प्रतिबाधा किसके बराबर होगा? जेड पूछ रहा है। प्रतिबाधा मतलब क्या जी? जेड, इंपीडेंस। ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखो, प्रतिघात मतलब रिएक्टेंस, और प्रतिबाधा मतलब क्या जी? इंपीडेंस जेड। तो जेड बराबर फॉर्मूला होता है क्या? R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL माइनस XC का होल स्क्वायर, तो लिख दो R का मान है कितना? 40 का स्क्वायर प्लस 90 माइनस 60 का स्क्वायर होल अंडर रूट 1600, और इसको घटाएगा 60 में से 30, 90 में से 60 गया 30, 30 का स्क्वायर 900, 16 9 कितना जी? 2500। तो 2500 का आंसर कितना हो जाएगा जी? 50। 50 ओम इज द राइट आंसर, ए। इंपिडेंस जेड कितना आएगा जी? 50 ओम। लेकिन इसमें जो जिसके पास ज्यादा नॉलेज है वह कह सकता है ये सर्किट जो होगा लीडिंग होगा, लैगिंग होगा, या यूनिटी पावर फैक्टर होगा। तो कहेगा कि सर ये सर्किट लैगिंग होगा। कहेंगे क्यों लैगिंग होगा? क्योंकि एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, 90 है और ये 60 है। तो जब एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी हो तो एल वाला आंसर जो बड़ा वही आंसर देता है। तो ये क्या होगा? लैगिंग पावर फैक्टर का फॉर्मूला है। एक्स्ट्रा चीज है, क्लियर? आगे की ओर बढ़ते हैं। 415 वोल्ट आरएमएस एसी आपूर्ति प्राप्त अधिकतम मान होता है। आरएमएस बराबर वी आरएमएस कितना दिया जी? 415 वोल्ट। हमें पूछा है क्या? वी मैक्स। वी मैक्स पूछा है भाई, फॉर्मूला क्या होता है? दिक्कत हो रहा है तो कलर ब्लैक ही रखते हैं। वी आरएमएस इजकल टू वी मैक्स बाय √2। हमें निकालना है वी मैक्स। तो वी मैक्स बराबर क्या होता है? √2 गुने वी आरएमएस। ठीक है, तो वी मैक्स बराबर क्या हो जाएगा जी? √2, और वी आरएमएस है कितना? 415 वोल्ट। ये सब आसान क्वेश्चन है जी, बना लेगा। √2 का मान कितना होता है जी? 1.414 और गुने 415,
अब ये गुना भाग करो जी, ये 415 और प्लस 40%, तो 400, 200, 600 के आसपास। तो दो ऑप्शन है 600 के आसपास, 629 और 654। क्या गुना ही कर ले? बताइए तो आप लोग जल्दी से गुना करके। 586.81, 586.81 लगभग ये हो जाएगा आपका 587। क्या जी? 87। ए इज द राइट आंसर। चेक कर लेना। √2 का मान 1.414 ही होता है ना जी? कोई बताएंगे? अगला क्वेश्चन। कितना टाइम हुआ अभी जी? चलो अभी टाइम है बहुत। अगला क्वेश्चन है, से धारा प्रवाह तथा प्रयुक्त गोलता के बीच कला का संबंध होती है, तो परिपथ है। तो सबसे आसान तरीका आपको बार बार बोलते हैं कि सिविल वाला आपका तरीका याद रखिए। ये हो गया प्रेरण, इंडक्टर, प्रेरण जिसे एल कहते हैं इंडक्टर, और ये हो गया जी संधारित्र। तो क्या देखें, प्रेरण में, इंडक्टर में करंट क्या है? पीछे है। करंट क्या जी? पीछे। वही कहता प्रेरणिक परिपथ में से धारा प्रवाह तथा प्रयुक्त वोल्टेज। देखो जब करंट पीछे हो गया इसका मतलब वोल्टेज क्या होगा? आगा होगा। यहाँ वोल्टेज नहीं दिखा रहे हैं। I4 करंट, यहाँ भी I4 करंट। और सी में धारा क्या होता है जी? आगे होता है, मतलब वोल्टेज पीछे होता है। एल में धारा पीछे होता है, मतलब वोल्टेज आगे होता है। तो वही पूछा जा रहा है, धारा प्रवाह तथा प्रयुक्त वोल्टेज के बीच कला का संबंध कैसा होगा? यानी फेज डिफरेंस के बारे में आपको पूछा जा रहा है, कौन लीडिंग होगा कौन लैगिंग होगा। तो करंट तो पीछे हो गया, मतलब लैगिंग। तो वोल्टेज क्या होगा जी? लीडिंग। देखते हैं ऑप्शन ए क्या कहता है, धारा वोल्टता के अग्रगामी होता है, मतलब धारा आगे होता है, जो कि होता है सी के लिए, तो गलत हो गया। वोल्टता धारा के पश्चगामी होता है, कहता वोल्टता धारा के पश्चगामी होता है, यानी वोल्टेज धारा से पीछे होता है। तो यही वाला बात हो गया ना जी, वोल्टेज धारा से पीछे है मतलब धारा आगे है, यह गलत हो गया। जबकि हमें धारा क्या चाहिए? पीछे चाहिए। धारा वोल्टेज के पश्चगामी होता है, इसमें क्या हो गया? धारा जो है पीछे होता है, किससे? वोल्ट। पश्चगामी मतलब पीछे, अग्रगामी मतलब क्या जी? आगे। क्लियर? सी इज द राइट आंसर। धारा वोल्टेज के साथ साथ फेज में होता है, ये होता है किसमें जी? प्रतिरोध में। धारा वोल्टेज के साथ साथ किसमें होता है जी? प्रतिरोध में होता है। ये होता है किसमें जी? सी में। और ये भी क्या होता है जी? सी में। धारा वोल्टेज के अग्रगामी होता है, ये भी होता है सी में, कैपेसिटर में। चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, यदि कुंडलन ओम है तो आर बराबर कितना दिया है जी? 15 ओम। प्रतिबाधा जेड बराबर कितना दिया है? 25 ओम। तो प्रेरणिक प्रतिक्रिया मतलब एक्सएल पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है? जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अरे रूट होता है तो रूट को हम डायरेक्ट हटा लिए हैं। एक्सएल स्क्वायर इजकल टू जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक्सएल बराबर अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहां से एक्सएल इजकल टू क्या हो जाएगा जी? आर का मान है, जेड का मान है कितना जी? 25 का स्क्वायर माइनस
15 का स्क्वायर अंडर रूट 625, अब माइनस 225 अंडर रूट कितना आ जाएगा जी 400 बराबर कितना आ जाएगा जी 20 ओम। 20 ओम किस में है? ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, कुंडलन का प्रेरकत्व पर निर्भर करता है। कुंडलन का प्रेरकत्व, ये एल का बात कर रहा है, कोई कुंडली है का उसका प्रेरकत्व किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो कुंडली पहले समझ लीजिए, कुंडली क्या है, कॉइल आपके किसके बारे में एक सोलेनॉइड है, ठीक है। इस पे क्या किया गया है, तार को लपेटा गया है, कॉइल को लपेटा गया है। इसमें नंबर ऑफ टर्न एन होगा, कुछ भी टर्न हो सकता है, फेरा हो सकता है जी। और इस कोर की लंबाई यहां इससे धारा यदि हम लोग देते हैं, इसे धारा पास करेगा। अब इस कोर की लंबाई जो यहां से यहां तक ये कोर है, इसकी लंबाई मान लेते हैं एल, ठीक है, ये है। यही आपको कुंडलन का प्रेरकत्व के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये लाइनों की संख्या मतलब क्या जी, टर्न के पूछ रहा है, एन। कुंडलन का क्षेत्रफल मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या जी आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्षेत्रफल ए होता है। कुंडलन की लंबाई, ये कोर की लंबाई, कुंडलन की लंबाई नहीं यहाँ पे होना चाहिए, कोर की लंबाई। तो कोर की लंबाई डिपेंड करेगा कि आप कुंडली ज्यादा देंगे तो कोर का भी लंबाई भी क्या करना पड़ेगा जी, बढ़ाना पड़ेगा। बट यह एग्जैक्ट सेंटेंस है नहीं, यहाँ पर कुंडलन की कोर की लंबाई होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग एक फार्मूला निकालते हैं, फार्मूला प्रूफ करते हैं। आपको यह फार्मूला प्रूफ कर दे रहे हैं, बट मैग्नेट चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे जी, यह फार्मूला प्रूफ ही करेंगे। एक्चुअल में फार्मूला होता क्या है, एल बराबर, एल बराबर आपका जो फार्मूला होता है वह एन स्क्वायर म्यू नॉट म्यू आर ए और बट्टे में क्या जी एल, ये फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला ध्यान में रखेंगे, जहां एन बराबर फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। अब ये जानते हैं म्यू नॉट क्या होता है जी, हवा की चुंबकशीलता, ठीक है। म्यू आर हो जाएगा पदार्थ की सापेक्षिक चुंबकशीलता, पदार्थ की सापेक्षिक चुंबकशीलता। ए बराबर कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया और एल बराबर कोर की लंबाई। यह कैसे आते हैं, यह चुंबक चैप्टर में हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, प्रूफ करने लगेंगे फिर समय लगेगा, ठीक है। तो ये इंडक्टेंस होता है इतनी बातों पर निर्भर करता है, इतनी बातों पर क्या होता है जी, निर्भर करता है। तो इसमें सभी आ गया, कुंडलन का क्षेत्रफल, लाइनों की संख्या, ठीक है, और कुंडली की लंबाई, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, सभी, ए बी सी। ये कुंडल के कोर का क्षेत्रफल, क्लियर। यदि एक कुंडली की प्रतिबाधा और प्रेरणिक प्रतिघात क्रमशः इतना है तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। अब समझिए, एक कुंडली है कि प्रतिबाधा इतना दिया है और प्रेरणिक प्रतिक्रिया, प्रतिबाधा मतलब क्या होता है जी, जेड,
और प्रेरणिक प्रतिक्रिया मतलब क्या जी, XL। क्वेश्चन में दिया है Z बराबर कितना, 25 ओम, और XL बराबर कितना दिया है जी, 20 ओम। तो क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला भी, जस्ट Z बराबर R² प्लस XL स्क्वायर। ठीक है, तो R स्क्वायर यहाँ से निकाल लीजिए। R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, Z² माइनस XL का होल स्क्वायर। R बराबर क्या हो जाएगा जी, अंडर रूट Z² माइनस XL का स्क्वायर। यहां से निकाल लीजिए R बराबर, Z का मान है कितना जी, 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अंडर रूट 625 अब माइनस 400, कितना आ जाएगा जी, 225 का रूट कितना होता है जी, 15 ओम। तो R बराबर कितना आ जाएगा जी, 15 ओम। किस ऑप्शन में जी, सी ऑप्शन में है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक फार्मूला से हम लोग जानते हैं। फार्मूला होता है Z² और R² प्लस XL स्क्वायर। यहाँ पर C रहता तो C आ जाता, जो रहेगा वह दे देंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट में चोक को प्रतिरोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली बात, चोक क्या होता है, चोक होता है एक क्वाइल, एक प्रकार का इंडक्टिव क्वाइल। तो इंडक्टिव क्वाइल, जब कभी भी इंडक्शन का बात आएगा तो वह केवल किस में जी, एसी का बात करता है। आपके पास जो डीसी वाला ट्यूबलाइट होता है उसमें चौक नहीं होता है, ध्यान में रखेंगे। चौक, चौक क्या, पहले जमाने में जो, पहले जमाने इन द सेंस, अब तो नहीं हुआ रह गया है, कुछ नहीं, 10 साल 5 साल पहले आप देखते होइएगा, जब आपका एलईडी ट्यूबलाइट सब नहीं आया था, तो पहले का जो ट्यूबलाइट आता था वो ट्यूबलाइट के साथ साथ पीछे से वो पच्चर भी लटकल रहता था, इतना बड़ा बड़ा। ठीक है, उसी को हम लोग चौक कहते हैं, चौक। ठीक है, तो चौक जो होता है केवल किस में जी, एसी परिपथ में, एसी परिपथ में। डीसी परिपथ में चौक का प्रयोग नहीं किया जाता है। चौक जो होता है एसी पे, एक प्रकार का ट्रांसफार्मर की तरह होता है वह। ठीक है, क्लियर है। कितना टाइम हुआ, और क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं अभी, अभी और क्वेश्चन होगा, 1 घंटा ले लेते हैं, उसके बाद एक ही क्लास बच जाएगा, उस क्लास में खत्म कर देंगे। 400 क्वेश्चन है, 50-60 तक आज देखते हैं कम से कम। 347 हो ही रहा है, तो आराम से 60 या 50 तक चला जाएगा। शून्य पावर फैक्टर वाले 3 फेज, शून्य पावर फैक्टर, तो जब ये शून्य पावर फैक्टर का बात करेगा, तो शून्य पावर फैक्टर होता है किसका किसका, तो शून्य पावर फैक्टर किसका जी, शुद्ध संधारित्र और शुद्ध प्रेरक परिपथ में होता है, और दोनों का फेज अंतर 90 डिग्री होता है। अभी जस्ट चर्चा किए थे कि सिविल वाले में, अरे चर्चा किया था ना, CIVIL प्योर का बात करते हैं, इसमें करंट पीछे, इसमें करंट आगे, और फेज अंतर दोनों में कितना जी, 90 डिग्री। फेज अंतर दोनों में कितना जी, 90 डिग्री। तो वाले 3 फेज 415 वोल्टेज एसी लोड में क्रमशः वोल्टेज व करंट वेक्टरों के बीच डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो कितना होता है जी, 90 डिग्री होता है। कितना होता है जी, 90 डिग्री होता है। शून्य पावर फैक्टर का मतलब हो गया कि या तो प्योर इंडक्टर होगा या प्योर क्या होगा जी, कैपेसिटर होगा। यही सब तो कॉन्सेप्ट है जी। अब यही सब कॉन्सेप्ट है कि शून्य पावर फैक्टर होता है किसका किसका, दो ही चीज है,
प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर, इस दोनों का पावर फैक्टर क्या होता है जी? 0 होता है। कारण क्यों? पावर फैक्टर एंगल 90 डिग्री होता है। पावर फैक्टर एंगल 90 डिग्री होता है, तो पावर फैक्टर बराबर क्या होता है जी? cos फाइव, यानी cos 90 डिग्री बराबर 0। तो इसमें फेज अंतर कितना होता है जी? अरे ये सब कुछ नहीं आ रहा है, छोड़ो, भूल जाओ ये सब। ज्यादा दिमाग जिसको खपत हो रहा है ना, भूल जाओ। नहीं आता है सर हमको इलेक्ट्रिकल, ठीक है, नहीं आता है, इतना तो पता है ना जी। क्या है? शून्य पावर फैक्टर है। तो यहाँ पे लिखते हैं P डॉट एफ बराबर क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री नहीं, 0 दिया है। क्लियर? वैल्यू दिया है 0। पावर फैक्टर होता क्या है? cos फाइव बराबर कितना दिया है? 0 है ना। पावर फैक्टर क्या था जी? cos फाइव। हम नहीं करे, क्वेश्चन कर रहा है यह 0, यही होता पावर फैक्टर। तो यहां अब बताओ मैथ के नियम से cos 0 किसका मान होता है? सर 90 का होता है। यहां पर लिखेंगे cos 90 डिग्री। अब पता करो 10वां वाला। सर मने मन cos को काट देते हैं, तो फाइव बराबर कितना आएगा? 90 डिग्री। आ गया 90 डिग्री आंसर। फाइव बराबर कितना जी? 90 डिग्री आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन, फुल रेसिस्टिव लोड का पावर फैक्टर क्या होता है? फुल फुल रेसिस्टिव मतलब पूरा का पूरा क्या जी? रेसिस्टिव है। तो फुल रेसिस्टिव लोड का पावर फैक्टर कितना होता है जी? 1 होता है। अभी जस्ट हम लोग कितना बार चर्चा किए हैं। कारण क्यों? इसका फेज अंतर कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि वोल्टेज और करंट साथ साथ चलता है। तो cos फाइव यानी P डॉट एफ बराबर cos फाइव बराबर cos 0 डिग्री बराबर 1 इकाई होता है। प्योर रेसिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर इकाई होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, सिंगल फेज वाले बिजली के उपकरण की कुल बिजली की खपत हेतु कौन सा फॉर्मूला है? बिजली की खपत हेतु, अब बात को समझो। सर तो ये फॉर्मूला आप क्यों नहीं लिए? आप ही तो सर पढ़ाते हैं P बराबर VI cos फाइव। तो सर ये क्यों नहीं लिए? अभी जस्ट हम बताए थे कि पावर फैक्टर डिपेंड करता है आपके लोड के अनुसार पे। पावर फैक्टर डिपेंड करता है क्या जी? आपके लोड के अनुसार पे। तो लोड का अनुसार यदि पावर फैक्टर सपोज दैट कि 0.9 है, 0 क्या जी 8 है, या क्या जी 1 है, तो जब ये पावर फैक्टर का मान अलग अलग होगा तो आपका पावर का वैल्यू भी क्या आ जाएगा जी? अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? अलग अलग हो जाएगा। जब अलग अलग हो जाएगा तब आपके अनुसार क्या कहते हैं, पावर का वैल्यू भी क्या होते रहेगा जी? चेंज होते रहेगा। लेकिन हम लोग जो बिजली का यूनिट निकालते हैं, जो बिजली का यूनिट निकालते हैं फॉर्मूला में, क्या जी यूनिट बराबर जो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते थे? सपोज दैट कि आपको कहता है कि 10 बल्ब है, ठीक है, 5 पंखे हैं, उस पर इतना वोल्टेज दिया गया है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम वहां से क्या निकालते थे? कितना वोल्टेज का है और कितना करंट का है, इतना इतना वाट का ले रहा है। क्लियर? नहीं तो देखो समझो क्या है। समझो पावर ट्रायंगल से। तो आप लोग जानते होंगे इस पे हम लोग देते थे P, कौन सा पावर? एक्टिव पावर। क्या था? VI cos फाइव। और इस पे देते थे Q, VI sin फाइव। और इसका एक रिजल्टेंट निकलता था जिसका हम लोग देते थे अपरेंट पावर, ठीक है। और ये आता था क्या जी? VI।
तो ये वाले जो बिजली की खपत का बात कर ये वाले जो है आपका, इसमें सारा कैलकुलेट हो जा रहा है कि कितना एक्टिव पावर यूज कर रहे हैं। तो ये अपरेंट पावर इजकल टू जो होता था ए बराबर क्या जी, पी का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो इसमें सारा पावर आ जाता है। तो वी आई कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस वी आई साइन फाइव का होल स्क्वायर। इसमें एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर, तो हम लोग जो सरकार जो हम लोग से बिजली लेता है, कहने का मतलब ये है ना, यूनिट लेता है ना, बिजली का जो पैसा लेता है ना, वो सारा लेता है। ऐसा नहीं है कि केवल जो हम यूज कर रहे हैं एक्टिव पावर उसी का ले रहे हैं। हमारे घर में लॉसेस वगैरह जो भी होता है ना, सारा कैलकुलेट होकर के मीटर में ऐड होते जाता है, सारा कैलकुलेट होकर के मीटर में ऐड हो जाते हैं। आप बिजली बिल का जो आपका रिसिप्ट मिलता है उसमें देखिएगा, फिक्स वैल्यू करके टैरिफ करके अलग से पैसा उसमें ऐड किया रहता है। तो यहाँ क्वेश्चन कहने का मतलब यही है कि कुल बिजली की खपत, जो बिजली की खपत जो हम लोग को लेती है, ये इसी के आधार पर लेता है। तो इसमें आप क्या करेंगे जी, वी आई कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा वी स्क्वायर करके, अंडर रूट आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव 1 होता है। ये कैलकुलेटर वी आई इंटू 1 बराबर क्या आ जाएगा जी, वी आई आ जाएगा। तो इसमें ये वी आई में सारे निहित है, ये वाला भी निहित है और कॉस फाइव साइन फाइव दोनों निहित है। अगला क्वेश्चन 200 ओम का 50 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, टाइम अभी बहुत है, चलिए। 200 ओम का रेसिस्टर और 15 माइक्रोफैराड कैपेसिटर 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स के सीरीज से कनेक्टेड किए गए हैं, सर्किट में करंट कितना होगा। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, आसान है। ये ऐसा सर्किट है, ये आर दिया है और ये सी दिया है, और यहां वोल्टेज दे दिया है आपका एसी वोल्टेज है जी, एसी वोल्टेज V बराबर, और फ्रीक्वेंसी भी दिया है, V बराबर आपका दिया है 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी बराबर दिया है कितना जी, 50। तो पूछ रहा है कि ये सर्किट से करंट क्या होगा। जानते हैं ये सर्किट से करंट निकालने के लिए ओम का नियम लागू होता है क्या, ये दोनों को मिलाने से जेड बनेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग यहाँ जेड कहते हैं एसी में। तो जेड हो जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा जी, आई जेड, और आई इजकल टू हो जाएगा V बाई जेड। V कितना दिया है 220 वोल्ट, और जेड हमें निकालना पड़ेगा, जेड हमें क्या करना पड़ेगा जी, निकालना पड़ेगा। तो जेड निकालने के लिए ही हमें इतना क्या करना पड़ेगा जी, मेहनत करना पड़ेगा। जेड निकालने के लिए हमें इतना क्या करना पड़ेगा जी, मेहनत करना पड़ेगा। क्लियर, जेड निकालने के लिए हमें इतना मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए जेड निकालते हैं। तो जेड निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सी, एक्सी निकालना पड़ेगा। तो सर एक्सी बराबर फॉर्मूला का हमें दिया है क्वेश्चन में क्या क्या, सी बराबर क्या दिया है 15 माइक्रोफैराड, इसका मतलब होता है 15 गुने 10 के पावर माइनस 6 फैराड। एफ बराबर सर दिया है 50 हर्ज। फॉर्मूला होता है एक्सी इजकल टू 1/2 पाई एफ सी। यह कैलकुलेट करेंगे 1/2 गुने 3.14 गुने 50 और गुने 15 गुने 10 के पावर माइनस 6, ये सब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको कैलकुलेट करके कितना आएगा वो आप देख लीजिएगा। ये अप्रॉक्स 212 के आसपास आएगा। दो सौ बारह ओम अप्रॉक्स कितना आएगा जी, 212 ओम आएगा। तो जेड बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर अंडर रूट। आर का मान है कितना आपका 200 ओम, तो 200 ओम का स्क्वायर और प्लस
212 ओम का स्क्वायर, ये सब कीजिएगा। अब ये सब कीजिएगा, 200 ये सब का स्क्वायर वगैरह सब कीजिएगा, तो ये आपको अप्रोक्स ये लगभग 291 ओम आएगा। लगभग कितना आएगा जी? 291 ओम आएगा। तो जेड का मान आ गया 291। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या जी? V बराबर आई जेड, आई निकालना है तो आई इजकल टू V बाई जेड, यानी 220/291। अब ये करिएगा, भाग दीजिएगा तो आपको अप्रोक्स आएगा 0.75। कितना आता है जी? चलिए देख लो कितना आ रहा है भाग दे करके, कोई चेक कर लो। 0.755, ठीक है, 0.755 ए इज द राइट आंसर। क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? किसी की कोई समस्या, कोई डाउट बोलेगा? क्या 50 तक ही रहने दे? आगे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, आसान आसान क्वेश्चन है, तो 60 तक कर देते तो अगला क्लास में हो जाता। क्या रहने देते हैं इतना ही? तो फिर धरफर हो जाएगा, 2 क्लास ले लेंगे तब। 50 है तो लगभग 60 क्वेश्चन है, तो 30-30 क्वेश्चन करके लेंगे तो हो जाएगा। 50 तक ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।